चलिए जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम विद आवर न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर कौन सा देखना? चैप्टर नंबर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो ये चैप्टर हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो हमारा 20 चैप्टर था ना, जो पिछला चैप्टर हमारा खत्म हुआ है, तो पिछला चैप्टर जहाँ पे खत्म हुआ है वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इस चैप्टर में भी हमने कैपिटल और रेवेन्यू का ही सब कुछ करना है। अभी तक पिछले चैप्टर में हमने क्या सीखा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, या फिर एक लास्ट में आ गया था डेफर्ड रेवेन्यू, जिसके ऊपर हमने पिछली क्लास में बहुत लंबी डिस्कशन करी थी इनकम टैक्स के पॉइंट को लेके। ठीक है, तो जहां से वो चैप्टर समझ लो खत्म हो रहा है ना, ये चैप्टर उसी के न्यूमेरिकल का पार्ट है। पिछले चैप्टर में अगर हमने थ्योरी देखी है ना, क्या कैपिटल होता है, क्या रेवेन्यू होता है, ये उसी का ही आगे समझ लो सब पार्ट है या फिर डिटेल्ड पार्ट है। ठीक है, जहां पे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पूरी +1 में, ठीक है, या फिर पूरे कॉमर्स के अकाउंट्स का सबसे दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। नंबर 1 इज जर्नल, नंबर 2 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जर्नल चैप्टर का इस चैप्टर के साथ ऐसा नहीं है कि कोई लिंक है, कोई लिंक नहीं है। पिछले चैप्टर्स के साथ कोई लिंक है, बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। जो ये चैप्टर पहली बार देख रहा है, जिसने पिछले कोई 2-3 चैप्टर्स अगर बाय चांस ना भी कर रखे हो ना, तो एक्सक्यूज नहीं बना सकता कि सर हमने पीछे किया नहीं हुआ, इसलिए हमें ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, जिसका पिछले वाले चैप्टर से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट चैप्टर हमारा चलेगा। लिख दो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं कॉमर्स के या अकाउंट्स के, एक जर्नल एंड सेकंड वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसको ये दोनों चैप्टर्स नहीं आते तो समझ लेना आपको अकाउंट्स में +2 में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कौन से दो चैप्टर? जर्नल और फाइनेंशियल। जर्नल के साथ हमने रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर कर लिया ना, तो रेक्टिफिकेशन तो जर्नल का भी बाप है। तो जिसको रेक्टिफिकेशन का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया, तो समझ लो आपको जर्नल एंट्रीज ही आती हैं। तो जर्नल एंट्रीज का चैप्टर मैं मान के चल रहा हूं हमारा ऑलमोस्ट क्लियर है। काफी बार कर लिया जर्नल एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन में तो 3-3 करके देख ली, करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफाई। दूसरा कौन सा चैप्टर आ जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जिसको ये दो चैप्टर नहीं आते ना, तो +2 में आपका ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहता है। कल को बीकॉम में या कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो ये दो चैप्टर आपके मेन होते हैं, सबसे थीम है ये दो चैप्टर्स, आप ये लगा के चलो। +2 के भी हर चैप्टर में, +2 के पूरे सिलेबस के हर चैप्टर में ये दो चैप्टर आपके काम में आएंगे। कौन कौन से? जर्नल और एफएस। चलो अब हम शुरू करते हैं। नोट्स पे कॉपीज पे शुरू करो, लिखो चैप्टर बड़ा बड़ा। चैप्टर नंबर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अपनी इंप्रूव करके चलना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक में जो चैप्टर दिए हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है विदाउट एडजस्टमेंट और दिया हुआ है विद एडजस्टमेंट। वो चाहते तो दो चैप्टर्स को अलग अलग ना बनाते, वो चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, सिर्फ उसको दो सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, 21 और आई थिंक 22 होगा फिर विद एडजस्टमेंट वाला। तो आप ये मान के चलो कि 21 एंड 22 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी आप विद एडजस्टमेंट करा? हाँ जी, अभी हम पहले विदाउट एडजस्टमेंट, पहले क्योंकि हम बेस सीखेंगे ना, पहले हम बेसिक सीखेंगे तभी एडजस्टमेंट कर पाएंगे। बेसिक्स का मतलब है अर्श पहले आप हाथ नीचे करो ऐसे। अब मेरी क्लास में ना कोई अब ऐसे ना बैठे कभी भी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का पार्ट है, ये होता है कि आपको बैलेंस शीट या P&L अकाउंट बनाना है, कोई आइटम कहाँ पे आती है। विद एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई गलती हो गई, कोई ट्रांजैक्शन रह गई, उसकी एडजस्टमेंट दी हुई है, उसको बीच में कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों ने ट्यूशन रखना है, फर्स्ट डे से कई किसी किसी ने ट्यूशन रख ली, तो उसको मैंने सारे बेसिक्स करा दिए, उसका मतलब हो गया विदाउट एडजस्टमेंट। कोई बच्चा बीच में लग रहा है 15 दिन के बाद या 25 दिन के बाद, एक एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, तो ये दो चैप्टर्स है। बुक में कहने के लिए दो चैप्टर है, ठीक है, बुक में कहने के लिए दो चैप्टर है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक ही चैप्टर है। चीज समझ में आ गई? बुक में देखो चैप्टर नंबर कौन से है, 21 एंड 22। अल्टीमेटली ये एक ही चैप्टर है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट क्या है? एक अलग से टॉपिक होता है, आपकी बुक ने उसको चैप्टर बनाया हुआ है। चलो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा विदाउट एडजस्टमेंट या विद एडजस्टमेंट। अगर मैं बात करूं टॉपिक हमारा कौन सा चलेगा, टॉपिक हमारा पहले चलेगा विदाउट एडजस्टमेंट वाला। कॉमर्स लाइन का, ठीक है, मैंने आपको बता दिया वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जो भी दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, एक जर्नल और एक ये वाला। अब हम पहले ना बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल की। हर चैप्टर में मैं आपको बनवाता था पीछे, अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके खत्म होता था। ठीक है, सबसे पहले जो अकाउंटिंग साइकिल है यहां से स्टार्ट होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके बाद क्या होता था?
आइडेंटिफाई, आपने पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ली। किसी को इसका मीनिंग याद है इसका, मतलब इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन क्या कर सकते हो, क्या मतलब होता है इसका? कोई ट्रांजैक्शन कैश पे है या क्रेडिट पे है, ठीक है, और साफ तो ऐसे लिखा तो हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक आप लोगों ने बता भी दी, मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, और क्या हो सकती है कि कोई ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, और सेल किया या परचेज किया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। और जो जो अकाउंटिंग टर्म्स आते हैं सारी बोल दो यहाँ पे, वही के वही होगा। हाँ, क्या होती है मेरे को बताओ ना। कोई ट्रांजैक्शन कैश की है, क्रेडिट की है, कोई ट्रांजैक्शन सेल की है या परचेज की है, कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है, कोई ट्रांजैक्शंस मतलब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, कोई ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है, बस उसको आइडेंटिफाई करना है। कोई पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल रूल में चली जाएगी, कोई एसेट से रिलेटेड है तो रियल रूल में चली जाएगी। तीसरा कौन सा होता है? नॉमिनल रूल किससे रिलेटेड होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर। कोई ट्रांजैक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है तो वो नॉमिनल रूल में चली जाएगी। जब तक आपको ट्रांजैक्शन से नहीं पता होंगी कि एसेट से रिलेटेड है या पर्सन से, आप रूल ही गलत लगा बैठोगे। समझ रहे हो? रियल रूल के लिए आपने, रियल रूल किससे रिलेटेड होता है? रियल रूल किससे रिलेटेड होता है? एसेट से। ठीक है, अगर सोच के देखो मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर को रियल रूल में डाल दिया, वो तो गलत हो जाएगा ना अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से। इसलिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? बिजनेस ट्रांजैक्शन, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैश है, क्रेडिट है, सेल है, परचेज है। फिर इसके बाद आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू करते हो, किसमें? जर्नल में। जर्नल के बाद लेजर के बाद लेजर के बाद हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टीपीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। इसमें क्या जाती है? इनकम और एक्सपेंडिचर्स जाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो प्रॉफिट जाएंगे या लॉस जाएंगे। ट्रेडिंग का मतलब होता है फैक्ट्री वाला, ट्रेडिंग का मतलब फैक्ट्री, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब या प्रॉफिट आएंगे या लॉस आएंगे। या फिर इसी का ही दूसरा पार्ट क्या होता है? बैलेंस शीट। तो इसको बोला जाता है इकट्ठा मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो चैप्टर है उसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं। एक अकाउंट बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट बनती है। अब हमारा लास्ट चैप्टर कौन सा खत्म हुआ था? कैपिटल रेवेन्यू। अब मेरे को बताओगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी आइटम्स आती हैं, बैलेंस शीट में कौन सी? देखें जी, रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती थी या कैपिटल नेचर की? कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस आती हैं बैलेंस शीट में। रेवेन्यू नेचर के लिए बची पी एंड एल गया, तो यहाँ पे रेवेन्यू नेचर आइटम्स, रेवेन्यू नेचर आइटम्स, यहाँ पे कैपिटल नेचर आइटम्स। तो देखा जाए कभी अगर मैं बोलूँ ना कैपिटल नेचर, तो आपको लगना चाहिए मैं बोल रहा हूँ बैलेंस शीट। कभी मैं बोलता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, तो आपको लगना चाहिए मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। कभी मैं बोलूँ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, तो आपके मन में ये आना चाहिए सर बोल रहे हैं रेवेन्यू नेचर की आइटम्स। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से वो है, डिपेंडेंट है। लास्ट स्टेप हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता था, लेकिन जब हम पहला चैप्टर करते थे ना अकाउंटिंग साइकिल, वहां पे ये लास्ट स्टेप इसको नहीं खत्म करते थे, एक और स्टेप भी इंट्रोड्यूस करते थे, कम्युनिकेशन। बिल्कुल ठीक है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, मतलब सब कुछ क्लोज हो गया, क्लोजिंग बोलते हैं इसको। 31 मार्च को, जैसे अभी अभी याद है मैंने आपको कहा था 3 दिन पहले 31 दिसंबर को मेरी क्लोजिंग हो रही थी ना रिटर्न्स की। तो एक तरह से क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि अब बुक्स बंद हो गई, मतलब कि अकाउंट्स बन के तैयार हो गए, गवर्नमेंट को हमने इनकम टैक्स रिटर्न्स भर दी, फाइनल कर दिया, तो मतलब खत्म हो गया। उसके बाद ये सारी चीजें अब हमने कम्युनिकेट करनी होती है अपने ओनर्स को, क्योंकि ये सारी चीजें ओनर थोड़ी ना बना रहा होता है, वो तो बिजनेसमैन है, उसको थोड़ी ना पता इतनी टेक्निकल नॉलेज। वो कहता है बना दो, फाइनल कर दिया। फिर उसको हम बताते हैं कि देखो जी इतना प्रॉफिट आया था, इतना लॉस आया था, आपका कैश इतना रह गया है, आपकी कैपिटल इतनी रह गई है। मतलब आप क्या कर रहे हो एज एन अकाउंटेंट, आप अपने प्रोपराइटर को या गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स को या पब्लिक को कम्युनिकेट कर रहे हो कि ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड रिजल्ट आ गया। क्या हो गया? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद से दोबारा से अगला साल शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से, है ना, दोबारा साल शुरू हो गया, फिर से वही साइकिल घूमेगा। पहले इसको बनाओ, इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल, या फिर इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस।
मुकस स्कूल वालों को आया था ये भी पिछले टर्म्स में, अकाउंटिंग साइकिल। अभी अभी +1 में भी आया था यार, किसी को यही का यही टॉपिक, पता नहीं पटेल वालों को आया था शायद। ठीक है तो भाई पानी पुनी पी ले, ठीक है। सुखमेन थोड़ा सा फास्ट, जल्दी करो। गुरकीरत पीछे से विजिबल है, दिख रहा है? हो गया? मनन जल्दी, हो गया? अब जल्दी से मैं आपको मीनिंग क्लियर कर रहा हूँ टर्म्स का। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग साइकिल में देखा जाए तो प्रैक्टिकल के हिसाब से लास्ट हमारा स्टेप होता है, ठीक है। लास्ट स्टेप का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आपके न्यूमेरिकल्स चलते हैं। जो पहला और लास्ट स्टेप है ना, आइडेंटिफिकेशन और कम्युनिकेशन, ये होता है थ्योरी के स्टेप्स। क्या हमने कोई ऐसे चैप्टर का न्यूमेरिकल किया है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा हमने चैप्टर है कोई इसके न्यूमेरिकल किए हैं? हमने ट्रायल बैलेंस का चैप्टर कर लिया है, ठीक है, किया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का किया था, रेक्टिफिकेशन किया था, जर्नल किए थे, सबके प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, फॉर्मेट्स भी थे ना, लेजर था उसका भी फॉर्मेट होता है। क्या हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का कभी कोई फॉर्मेट बना के या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया है? नहीं ना। तो ये इसका मतलब आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी स्टेप। ऐसे ही लास्ट वाला कम्युनिकेट करना, वो भी थ्योरी स्टेप है। बाकी जो आपका बच जाता है 2, 3, 4, 5, ये आपके प्रैक्टिकल वो है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल का मतलब पैसा, मनी की टर्म। मनन थोड़ा सा सीधा बैठ। फाइनेंशियल का मतलब, अरे बोल दो यार एक बार। मोनेटरी टर्म्स हो गई ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक ऐसी शीट, एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसमें आप बिजनेस के फाइनेंशियल्स बता रहे हो। फाइनेंशियल में दो चीजें आती हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी बैलेंस शीट। क्या क्या चीजें आती हैं? उसका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। मतलब आपने साल के एंड में, हमारे इंडिया में हमारी गवर्नमेंट ने एक साल डिसाइड किया हुआ है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, आप इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हो। कौन सा ईयर बोलते हो? फाइनेंशियल ईयर। और जनवरी से दिसंबर वाले ईयर को क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। इंडिया में इनकम टैक्स वालों ने भी और गवर्नमेंट ने भी, याद रखना ये दो अलग अलग चल रहे होते हैं, दोनों अलग अलग चल रहे होते हैं। चाहे इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन किताबों में दोनों अलग अलग चल रहे होते हैं। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि कोई मर्जी आप ईयर चुन सकते हो, लेकिन अब कुछ साल पहले इनकम टैक्स ने बोल दिया, बड़ी दिक्कत आती है जी, अब आपका साल कौन सा चलेगा? फाइनेंशियल ईयर इकट्ठा ही चलेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो हर 31 मार्च को हर बिजनेस के फाइनेंशियल की क्लोजिंग करनी पड़ेगी और एक स्टेटमेंट देनी है आपने। किस चीज की स्टेटमेंट देनी है? फाइनेंशियल्स की, मतलब पैसों की, कि आपके पास क्या एसेट्स हैं। कब? 31 मार्च को। हर साल, हर साल 31 मार्च को आपके पास क्या एसेट्स हैं, आपकी क्या लाइबिलिटी है, आपकी कितनी कैपिटल है, कितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, कितना आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, आपके डेटर्स कितने हैं, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं। एक ऐसे स्टेटमेंट में डाल के आपने गवर्नमेंट को बताना है। प्लस उसके नीचे आपने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी बनानी है, कि आपने पूरे साल में कितना पैसा कमाया, कितना खर्चा किया, और बाकी क्या बच जाएगा? इनकम्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट बच जाएगा, कि इतना आपने प्रॉफिट कमाया है। पिछली क्लास में हमने देखा था गवर्नमेंट किसके ऊपर टैक्स मांगती है? सेल के ऊपर या प्रॉफिट के ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। जितना प्रॉफिट कमाओगे उतना टैक्स दोगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि हमें एक स्टेटमेंट बना के दो, क्या की? आपके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में दो चीजें,
एक अपने प्रॉफिट लॉस की और दूसरी बैलेंस शीट की। प्रॉफिट लॉस में आप ये बताओगे कि हमने कितना खर्चा किया, कितनी इनकम हुई। बैलेंस शीट में आप ये बताओगे हमारी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। इन सबको मिक्स करके गवर्नमेंट ने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप अपनी स्टेटमेंट किसको दोगे, गवर्नमेंट को या इनकम टैक्स को, कि आपने पूरे साल में क्या क्या किया। वो P&L अकाउंट में आ जाएगा। पूरे साल के एंड में 31 मार्च को उसका क्या रिजल्ट निकला, कितने डेटर्स है, कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना स्टॉक है, कितनी कैपिटल है, कितने क्रेडिटर्स है, कितने का लोन ले रखा है, उसको बैलेंस शीट में डाल देना। वो दोनों को कंपाइल करके आप गवर्नमेंट को दे देते हो या इनकम टैक्स वालों को दे देते हो कि ये आपका रिजल्ट है। इसको बोल दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपने अपने बिजनेस के फाइनेंशियल्स तैयार करके रखे हैं। कब, 31 मार्च को। ठीक है, एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या क्या हो गया, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपने अपने बिजनेस के फाइनेंशियल्स तैयार करके रखे हुए हैं। बोलो एक बार, स्टेटमेंट जिसमें बिजनेस के फाइनेंशियल तैयार करके रखे हैं। फाइनेंशियल में क्या दो चीजें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब जल्दी बुक निकालो। बुक की थ्योरी और मेरे समझाने में बड़ा फर्क हो सकता है, क्योंकि मैं आप लोगों को प्योर थ्योरी नहीं करा रहा था, मैं आपको चैप्टर की थीम बता रहा था। ठीक है, चैप्टर का बेसिक बता रहा था। अब हम बुक में देखते हैं बुक वाले क्या क्या बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना मिल गई बुक, चैप्टर गुरुकिरत है बुक या नहीं है, खोलो फिर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू सच स्टेटमेंट, जैसे अभी अभी मैंने बोला था ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट विच रिपोर्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर लिखो दैट इज प्रॉफिट और लॉस। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो क्या रिपोर्ट करती है, रिपोर्ट करना मतलब क्या प्रेजेंट कर रही है। कह रहे हैं पहला प्रॉफिटेबिलिटी को, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब या प्रॉफिट या लॉस। अब ये मत सोचना प्रॉफिटेबिलिटी में सर लॉस कैसे आ गया, वो एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। किसी साल प्रॉफिट भी हो सकता है बिजनेस में, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। अब जैसे जोमैटो वाले हैं, जोमैटो का नाम कोई है जिसने ना सुना हो। ठीक है, मैं अगर आपको पिछली 31 मार्च की जोमैटो की बैलेंस शीट दिखाऊं ना, या P&L दिखाऊं, बेचारे लॉस में चल रहे हैं। सोचो जोमैटो का कितना लॉस हो रहा होगा। मैं जितने सर्च कर रहा हूं आप थोड़ा गैस करो, मेरे को बताओ। जोमैटो लॉस में चल रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जोमैटो। जोमैटो का नाम सुना हुआ है ना सबने, अपने राजपुरा में है ना जोमैटो। और कोई चलता है राजपुरा में, उबर ईट्स है, स्विगी, स्विगी, अच्छा स्विगी होता है राजपुरा में, है स्विगी। अच्छा जोमैटो ज्यादा है ना, मतलब जोमैटो की देखा जाए तो गुडविल ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब जोमैटो के लॉसेस देखो आप, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। ये देखो, ये तीसरा दिख रहा है, जोमैटो बैलेंस शीट। जोमैटो बैलेंस शीट। अच्छा ये तो उनका शेयर प्राइस आ गया कि इनका प्राइस क्या चल रहा है। इसकी प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो हमें लग रहा है ना, अंदर जब अपन बुक्स बनाते हैं ना। अब महफिल रिजोर्ट है, महफिल रिजोर्ट हमें लग रहा है ना वो क्या यार सही रेस्टोरेंट है, इतना महंगा है, तो वो भी लॉस पे चल रहा है। रीजन क्या होता है कि डेल हमारा जो रेवेन्यू खर्चा होता है ना, रेवेन्यू खर्चा मैंने आप लोगों को कई बार समझा दिया है। रेवेन्यू खर्चा मतलब जो बार बार सैलरी, स्टॉक, फिर भी लॉस पे चल रहा है। रीजन क्या है, हमें पार्टी कस्टमर हमेशा देखता है किसी सामने वाले बिजनेसमैन की कि इनकम कितनी हो रही है, उसके खर्चे हम कभी लगाते ही नहीं यार। कितना स्टाफ है जिनको सैलरी देनी पड़ती है, बिजली के खर्चे हैं, कमीशन, बड़ा कुछ होता है। चाहे आप ये समझ लो, चाहे किसी भी तरीके से समझ लो। पहले इधर देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है जी, इनका 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 रिजर्व एंड सरप्लस दिखा तो रहे 77, लेकिन अभी तो मैंने आज पढ़ा था यार इनका लॉस में चल रहा था। हम्म, कौन है? नहीं नहीं, जोमेटो लॉस पे है, मैंने आज ही तो देखी थी इनकी रिपोर्ट। हाँ जी, यार आज लॉस में है ना, उनका मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस तो बढ़ रहे होते हैं ना, तो एक लॉस की सिचुएशन आती है। कोई नया बिजनेस शुरू कर लो, पहले 3-4 साल लॉस में ही चलोगे,
प्रॉफिट बाद में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस जोमेटो का, लेकिन ये एक्चुअली वो नहीं है ना। सेल देख लो कितनी है जी इनकी, 2002 करोड़ की। ओए होए होए। हाँ खर्चे देखो, खर्चे नीचे और ज्यादा आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा है 8151। फिगर दिखी आप लोगों को? यहाँ पे एक्चुअली पेन ना चल नहीं सकता। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस का साइन है ना, मतलब लॉस में चल रही है। सिर्फ 8000 करोड़ के लॉस पे है। कौन? जोमेटो। हाँ सिर्फ 8000 करोड़। ये सारे रुपीज इन रुपीज जो होती हैं, ये फिगर्स इन करोड़ हैं। उसके बाद देख लो गवर्नमेंट ने इतने इतने टैक्स देने हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बन रहा है? मतलब 8164 करोड़। चाहे आप 8151 करोड़ मानो, चाहे 8164। थोड़ी टेक्निकल टर्म्स आपको समझ नहीं आएंगी, तो आप ये मान के चलो 8000 करोड़ के लॉस पे चल रही हैं। ये जोमेटो कंपनी का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस खोल के दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग सीख लो क्या होता है जी। एक तरफ आपने सेल लिख दी, ऊपर दिख रहा है आपको ग्रोस, ग्रोस सेल। सेल देखो कितनी है, 2002 करोड़, और उससे ऊपर कितना है? 19,938 करोड़। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये रुपीज इन करोड़ कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपको यहीं कहीं नीचे मिल जाएगा यार। मतलब ये जो फिगर्स होती हैं सारी रुपीज इन करोड़ में होती है। हाँ जी, हाँ ऑब्वियस है ना। तो वैसे भी पूरे इंडिया की है। तो इसका मतलब ये है, ये अभी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो ऐसे ही रैंडमली दिखा दिया। सिर्फ मेरे समझाने का मकसद ये था, ठीक है, कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, सारे बिजनेस की बनती हैं। अब जैसे हमारी शॉप है, हमारी शॉप की भी बनती है। ठीक है, कल आपको मैं अपनी शॉप की भी दिखाऊंगा। हाँ जी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू सच स्टेटमेंट, कह रहे हैं ऐसी स्टेटमेंट विच रिपोर्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी, एक ऐसी स्टेटमेंट जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आपने क्या लिखा था? और साथ में लिखो नंबर 1। और दूसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब लिखो एसेट्स लाइबिलिटीज, यानी कि एसेट्स लाइबिलिटीज। बस करे यार, उठाऊं क्या फिर? लिख रहा है जो लिखवा रहा हूं मैं, लिख फिर, लिख। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है एसेट्स लाइबिलिटीज बैलेंस ऑन 31 मार्च। और इसको आप लिखो एग्जाम क्वेश्चन, इसी को ही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर का, कि फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है या एसेट्स लाइबिलिटी दिखाती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि एसेट्स और लाइबिलिटी दिखाती है। कब? 31 मार्च को, कि पर्टिकुलर डेट पे क्या बैलेंस है। और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है प्रॉफिट, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। पहली लाइन दोबारा से पढ़ो, देखो समझ में आ रही है? फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको समझाया है। आगे समझ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से दो पार्ट हैं? एक प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी क्या दिखाती होती है? प्रॉफिट एंड लॉस। या दूसरी चीज क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। जो पेपर में क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, ये आया था फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की फॉर्म में था, या पता नहीं वेरी शॉर्ट की फॉर्म में था, कि फाइनेंशियल पोजीशन में आप लोगों ने बताना था। तो फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं? एसेट्स और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। कौन सी डेट पे? 31 मार्च को। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं कल यहीं से स्टार्ट करूंगा, और अभी जाते जाते भी पूछूंगा किसी रैंडमली 2-3 जनों से। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं? फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो किसी एक दिन पे बताई जाती है, 31 मार्च को। जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो पूरे साल की बनाई जाती है। बनाते वो भी 31 मार्च को है, लेकिन पूरे साल की। तो पेपर में क्वेश्चन यही आया था कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो 1 दिन की होती है या पूरे साल की? तो 1 दिन की। कौन से? 31 मार्च। और जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? टीपीएल। टीपीएल जो बनता है पूरे साल का बनता है, कि पूरे साल में कितना कमाया, कितना उड़ाया, तो नेट प्रॉफिट क्या बचा। ठीक है। क्या दो चीजें हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? फिर से, पहली प्रॉफिटेबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
उसमें क्या दिखाते हैं, या इनकम या एक्सपेंस, एक दिन पे या पूरे साल के। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पी एंड एल अकाउंट पूरे साल का बनता है। जिसको नहीं समझ आ रहा बार बार लिख लो, 4-5 बार बोल चुका हूं और अभी 10-15 मिनट बाद फिर पूछूंगा, नहीं तो लगेंगे डंडे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या बोला जाता है, टीपीएल अकाउंट। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट पूरे साल की बनाते हैं कि एक दिन पे, एक दिन पे कौन से। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि पी एंड एल अकाउंट पूरे साल का बनाया जाता है, पूरे साल का बनाया जाता है। आगे पढ़ो। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड एटलीस्ट 2 बेसिक स्टेटमेंट्स, ये तो अभी हमने बहुत बार पढ़ लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती है, पहला इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, और अभी हमने बार बार क्या याद किया है, टीपीएल अकाउंट। टीपीएल अकाउंट का दूसरा नाम क्या बना, इनकम स्टेटमेंट। टीपीएल का दूसरा नाम क्या बना, इनकम स्टेटमेंट में एसेट्स लायबिलिटीज दिखाते हैं या प्रॉफिट लॉस, विच शोज द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड लिखो। फॉर एग्जांपल फुल ईयर, दैट इज 2021-2022 लिखो वर्ष, बुक नहीं है। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है एक पीरियड, पीरियड यहाँ पे अकाउंटिंग में होता है पूरे साल का। कभी भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी, कभी एक महीने की नहीं बनाई जाती कि एक महीने में कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। बिजनेस में हमेशा एक साल का देखा जाता है, ना कि एक महीने का। सेकंड पढ़ो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट बनानी है, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन वाली। फाइनेंशियल पोजीशन को अभी अभी मैंने बताया क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, करो अंडरलाइन, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज ऑन 31st March and not full year। क्योंकि मेरे पास पर्टिकुलर एक दिन में क्या स्टॉक बच गया, क्या कैश बच गया, वो आप एक दिन का बताते हो। ये ऐसे थोड़ी बताते हो कि भाई पूरे साल में ना मेरे पास 5 लाख का कैश था। सोच के देखो ये वाली लाइन का, अगर आप लोग थोड़ा सा सोचना चाहते हो इसका कोई सेंस बनता है। मेरे पास ना पूरे साल में 5 लाख का कैश था, पूरे साल में कब, 31 मार्च को, 2 अप्रैल को, 10 अगस्त को, कोई लाइन नहीं बन रही। अगर आप ध्यान से सोचोगे मेरे पास ना पूरे साल में ना 5 लाख रुपए थे। इसलिए ये जो फाइनेंशियल पोजीशन हमने बतानी होती है ना, ये पर्टिकुलर दिन पे बतानी होती है। एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर दिन। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि दिवाली वाले दिन मेरे पास 5 लाख थे, देन इट विल मेक सम सेंस कि दिवाली वाले दिन 5 लाख थे। अगर मैं कहूं मेरे पास पूरे साल में ना 5 लाख थे, पूरे साल में कब, या तो पूरे साल में ही 5 लाख पड़े हैं जेब में, पूरा साल ही चलते रह गए। बिजनेस में कभी ऐसे होता है, बिजनेस में कभी देखो हम क्रेडिटर को पैसा दे रहे हैं, कभी कस्टमर से पैसा आ रहा है, कभी सैलरी दे रहे हैं, तो कभी कैश आ रहा है, जा रहा है, कम हो रहा है। क्या सेम रहेगा बिजनेस में कैश? कभी भी सेम नहीं रहता। चीज समझ में आ गई। फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग पीरियड की बनाई जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग पीरियड की बनाई जाती है या स्पेसिफिक टाइम की? फाइनेंशियल पोजीशन पूछा मैंने, स्पेसिफिक टाइम पे। अच्छा, फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि पी एंड एल अकाउंट किसी पर्टिकुलर टाइम का या फुल ईयर का, यानी कि पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बिजनेस में, एक हफ्ता के एक महीना? अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर कभी भी महीना या हफ्ते नहीं होंगे। हाँ जी गर्व, पक्की बात है? कोई डाउट है तो मुझसे पूछ। चल आगे पढ़, कहां तक पहुंच गया बता मेरे को। जागो प्यारे जागो, बता कहां तक पहुंच गए? अभी भी तो पहले पीछे देख रहे हैं, उससे पूछ के बताएगा क्या? 10 सुनो यार नू अपने। चलो जी गर्व पढ़ो, इन द वर्ड्स ऑफ जॉन एंड मेयर। पढ़ जल्दी, कोई बात नहीं फिर भी पढ़ ले, बातें भी तो कर ही रहा था। जल्दी कर, टाइम कम है यार। दी फाइनेंशियल, जल्दी कर गर्व, टाइम कम है।
ये आवाज निकल रही है तेरी, अभी बोलू ना ओए होए होए पार्टी का सीन है या चाय का सीन है, ओ सर चाय मैं ले आवांगा, ओ सर बिस्कुट भी ले आवांगे। चल गुरकिरत, गुरकिरत जल्दी कर। सॉरी, मेरे तो ही गलती होगी, मैं तुसी दोवां तो पूछ लिया ना, उस तो बाद तेरे तो पूछ लिया। The financial statement provide a summary of the accounts of a business enterprise. The balance sheet is reflecting. बोल बोल, ठीक है, छोड़ रहने दे, खुशली ना पढ़ो प्लीज। The financial statements provide a summary of the accounts of a business enterprise, the balance sheet reflecting the assets, liabilities, and capital as on a certain date. अंडरलाइन करो, एज ऑन अ सर्टेन डेट। दोबारा दोबारा से हिंट दे रहा है, याद रखना ये जो हिंट दे रहे हैं ना, इसको इतना डिटेल में करवा रहा हूँ, 6 लाइनों पे बैठा हूँ 15 मिनट से, ये पेपर के क्वेश्चंस हैं। ऑन अ स्पेसिफिक डेट का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, कोई एक बार नहीं। ऑन अ स्पेसिफिक डेट पे क्या बनाई जाएगी, पी एंड एल या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट। और अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्या बनाया जाएगा, पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मतलब हर साल आप लगा लो किसी ना किसी स्कूल में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। अभी जब हम कल को वेरी शॉर्ट या एमसीक्यूज वगैरह करेंगे ना फिलअप्स, ये क्वेश्चन आपको बड़े इजीली मिलेंगे। रीजन क्या है, ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस हैं जितनी भी हम 5-6 लाइनें पढ़ के आए हैं। बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं, पी एंड एल या एसेट्स लाइबिलिटीज? अब देखो इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है, बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल। कैपिटल के बाद फिर से पढ़ना, एज ऑन अ सर्टेन डेट। आगे, And the income statement showing the result of operations during a certain period. ठीक है, पीरियड मतलब पूरा साल, पी एंड एल अकाउंट बनाया जाएगा। उसके बाद दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर टर्म्ड एज फाइनल अकाउंट्स। हम इस चैप्टर को जब हम पढ़ते होते थे ना, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के नाम से नहीं बुलाते थे इसको, हम इसको फाइनल अकाउंट बोलते होते हैं, क्योंकि जब आप बीकॉम में जाओगे ना, बीकॉम में भी जब ये चैप्टर दोबारा आएगा तो वहां पे उस चैप्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से नहीं पुकारा जाता, उसको बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स, मतलब सेम ही है। फाइनल अकाउंट को ही क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज टू इन मॉडर्न टाइम्स इन एडिशन टू, अब पढ़ के देखना ध्यान से, इन एडिशन टू अफोर्सेड टू बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू अदर स्टेटमेंट्स, करो अंडरलाइन, टू अदर स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। रिटेन्ड अर्निंग को लिखो नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट को नंबर 4। कैश फ्लो स्टेटमेंट को लिखो लाइक डबल कॉलम कैश बुक। चैप्टर याद है, तो होता था ऐसा कोई, लाइक डबल कॉलम कैश बुक। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को ये भी बोला जाता है कैश बुक। मतलब आज के जमाने में कहते हैं पी एंड एल बैलेंस शीट तो बनती है, दो और चीजें भी बनती हैं, क्या क्या, रिटेन्ड अर्निंग की स्टेटमेंट। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस में पड़ा है, रिटेन्ड मतलब रख लेना, अर्निंग मतलब प्रॉफिट, कोई ऐसा प्रॉफिट जो आपने बांटा नहीं है, उसको किसी काम पे नहीं लगाया, अभी अभी बिजनेस में ही पड़ा है, इसलिए उसका नाम पड़ गया रिटेन्ड अर्निंग। और चौथा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पी एंड एल और बैलेंस शीट के अलावा और कौन सी दो स्टेटमेंट बनती हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बस तो जाना, जा गेट खुला देख, नहीं नहीं नहीं, बस की आवाज तो यहां तक आई है। एक तो तू बोलता इतना स्लो है, आवाज पहुंच जाती है यार यहां तक। तू तो मतलब पैराग्राफ पे बेस होता है, वो लाइन खत्म होगी, लाइन खत्म होगी, चलो बस बोल दो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया क्यों जाता है, एक बार फिर से लास्ट में खत्म कर रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बेसिक मीनिंग क्या होता है, पूरे बिजनेस का जो एंड रिजल्ट होता है। एंड रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट लॉस। रिजल्ट का तो मतलब ही यही होता है ना, पूरे साल में क्या नफा नुकसान क्या कमाया, या फिर बैलेंस शीट। अब लास्ट दिन पे आपका बैलेंसेस क्या पड़े हैं, डेटर के, क्रेडिटर के, कैश के। अब इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, अवनीत पढ़ना फर्स्ट पॉइंट। To present a true and fair view of financial performance of the business. ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लिखो, दैट इज टीपीएल अकाउंट, दैट इज टीपीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को या फाइनेंशियल रिजल्ट को बोला जाता है। तो सबसे पहला इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चल सके एंड में। सेकंड, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बार बार देखा जाए, रिपीटेशन में नहीं आ रहे, देखा जाए एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनानी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का नाम होता है फाइनेंशियल रिजल्ट यानी कि पी एंड एल अकाउंट। दूसरा हो गया फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ई की पावर 5 6,
किसी को मीनिंग याद है ई की पावर 5 6 का मतलब? एग्जाम में 5 6 बार आ चुका है यूजर्स। ये पहले चैप्टर में भी होता था, ठीक है, तब भी पेपर में आता था, अब भी पेपर में आएगा यूजर्स वाला। कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, इसको यूज कौन कौन करता है, मतलब क्यों बना रहे हैं, किस किस को हम बांट सकते हैं? हाँ जी, सेम है, हाँ, फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखोगे ना, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी दो स्टेटमेंट बनानी है हमने? पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो समझ लो वो बन के तैयार हो गई, पता चल गया प्रॉफिट है कि लॉस है। बैलेंस शीट से ये पता चल गया कि अब हमारी कैपिटल इतनी है, अब हमारे पास दुकान में इतने का स्टॉक बचा हुआ है, लोन हमने इतने का लिया हुआ है। अब इसको यूज कौन करेगा? उसका एक तो गवर्नमेंट्स को टैक्सेस के लिए करेंगे, बिल्कुल ठीक है पहला। हाँ जी, एक तो गवर्नमेंट यूजर हो गई ना उसकी, और बताओ यूजर। हर्ष ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट पता लगेगा, अब हम कर रहे हैं कि यूजर कौन कौन है। जैसे तूने पहला बताया कि गवर्नमेंट हो गई, और कौन कौन यूजर है इसका? एक बिजनेसमैन हो गया, यानी कि प्रोप्राइटर, शेयर होल्डर्स, म्यूनसिपल टैक्स वाले, जो अपनी ये नहीं होते एमसी वाले, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले, क्योंकि इन्होंने भी टैक्स लेना होता है ना आप लोगों से, जो भी वो पानी सीवरेज का या हाउस प्रॉपर्टी का या बिजनेस का टेस्ट, वो हो गए। लोन वाले कौन होते हैं? लोन वाले बैंक, तीन हो गए, और चार हो गए, गवर्नमेंट हो गई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गए, बैंक हो गए, प्रोप्राइटर्स वाले हो गए, चार हो गए। जिनको पैसे लेने या देने हैं उसको बोलेंगे क्या? क्रेडिटर्स और डेटर्स। क्योंकि क्रेडिटर आपको तभी उधार पे देंगे ना, पहले वो आपके फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। देखो हम जब वर्ड्स यूज करते हैं ना, जब मैं कई बार बैंक में जाता हूँ, अब मैंने किसी किसी की ना बैलेंस शीट्स बनानी होती है, जैसे मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना, उन्होंने लोन लेने हैं, लोन कहाँ से मिलेगा? बैंक से। तो बैंक वालों ने ना, बैंक वाले उनसे ना, बिजनेसमैन से पूछते हैं अपने फाइनेंशियल्स दिखाओ। क्लाइंट को तो नहीं पता होता फाइनेंशियल दिखाओ, वो हमारे पास आते हैं सीए के पास, सर हमने फाइनेंशियल बनाने हैं, तो हमें पता होता है फाइनेंशियल वाला पी एंड एल और बैलेंस शीट बना के देने हैं। तो जब मैं कभी बैंक में जाता हूँ ना, तो टर्म जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज की जाती है ना, वो ये नहीं कहते सर पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के भेजो, वो सीधा ये कहते हैं कि इनके फाइनेंशियल तैयार कर दो। ठीक है, तो फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट। तो उसके यूजर्स कौन हो गए? बैंक हो गए। पांच हमने देखो डिसाइड कर लिया, गवर्नमेंट हो गई, जो हमारे नीचे काम करते हैं, बैंक हो गए, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज भी यूजर होंगी। कोई इसका रीजन बता सकता है एम्प्लॉय यूजर क्यों होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? सैलरी लेनी है, बोनस के लिए, बिल्कुल ठीक है। सैलरी के लिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो पता है ना हर महीने 20,000 30,000 मिलेगी मिलेगी। लेकिन कंपनी ने ना एक स्कीम लॉन्च की हुई है कि बोनस भी मिलेगा आपको, जितनी सेल होगी ना उसका बोनस मिलेगा। अब सेल बिजनेस की क्या है? इनकम। इनकम के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितनी सेल होगी एम्प्लॉयज को उस पर बोनस देंगे। तो देखा जाए, आप लोग तो एम्प्लॉयज को धोखाधड़ी से कह सकते हो ना, ओ भाई यार प्रॉफिट सेल कम हुई है, तेरा बोनस कम है। वो कहेगा नहीं जी, मेरे को फाइनेंशियल्स लेके आओ, पी एंड एल अकाउंट दिखाओ मेरे को, क्योंकि वो पी एंड एल अकाउंट तो पक्के खाते होते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल पक्के खाते होते हैं, और वो आपका पी एंड एल अकाउंट चेक करेगा, यार सेल यहाँ पे तो इतनी दिख रही है, तो मेरे को इसके ऊपर दो ना जो भी 5% 10% बोनस है। इसलिए जो एम्प्लॉयज हैं वो भी इसके यूजर्स हो गए। और सोचो, प्रिया, मनन, सुखमीन, गर्व, ये पढ़ पढ़ के देख रहे हैं। अरे वैसे गैस करना था ना अभी के लिए तो। आ गई ना बात। कहता ये तो है ही नहीं ना, और तो है ही नहीं बीच में। चलो ठीक है जी, ठीक है, ये टॉपिक लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। मेनली मैंने आपको ये समझा दिया है, बाकी बीच में से आप लोगों ने पढ़ना है इसको। चलाऊं मैं? चलो जी, बनाना शुरू करो कॉपी पे। अकाउंटिंग साइकिल हो गया हमारा। अकाउंटिंग साइकिल के नीचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थोड़ा फास्ट बनाना।
फर्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, सेकंड पॉइंट है बैलेंस शीट। थोड़ा फास्ट बनाना, पहले एक बार देख लो कितना है, फिर कहीं आपको वो आपके पेजेस छोड़ने की जरूरत पड़ेगी या जो भी। ठीक है, पता लग गया? इस हिसाब से अपनी स्पेस अरेंज कर लेना। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, और उसको क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फिर रिजल्ट। और बैलेंस शीट में लिखो टू फाइंड आउट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी हमने सीखा था, क्या बोलते थे? फाइनेंशियल पोजीशन। पॉइंट नंबर 2, दो पॉइंट हो गए सबके।